अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSS एग्जामिनेंट। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर स्टडीज के हवाले से। जेंडर स्टडीज को स्टूडेंट को क्यों ऑप्ट करना चाहिए, आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जेंडर स्टडीज को एक आइडियल सब्जेक्ट बनाते हैं। और दूसरे सेक्शन में जेंडर स्टडीज ही का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लिबरल फेमिनिज्म के नाम से जानते हैं, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा जो अक्सर ही स्टूडेंट करते हैं कि हमें यह सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट करना चाहिए। तो याद रखें, इसकी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली बात कि यह एक रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट है। इसमें किसी किस्म की कोई फिलोसॉफिकल टच नहीं है, सीधा सीधा नॉलेज है, सीधी सीधी इंफॉर्मेशन है एंड आपको उस इंफॉर्मेशन को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रीमलाइन करना है। दूसरी बात बेटा कि ये एस्से में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। हर साल एस्से के जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक जेंडर के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है। तो अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपको बाकी 9 एसेज में कहीं ना कहीं कोई कमी है तो आप जेंडर के जो एसे हैं उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपने जेंडर का सब्जेक्ट जो है थॉरोली पढ़ा है। सेकेंडली, ये बहुत कम टाइम लेता है, इसकी तैयारी में ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। न्यू सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, इजी है, स्कोरिंग है और इंग्लिश एसे में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ये फैक्टर्स हैं जो इस सब्जेक्ट को आइडियल बनाते हैं और स्टूडेंट्स इन बुनियाद पर इनको ऑप्ट करते हैं। तो अगर हम जेंडर स्टडीज की बेसिक्स की बात करें तो बेटा हमें जैसे पता है कि एक सोसाइटी में डिफरेंट फैक्शंस मौजूद हैं बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। जेंडर स्टडीज उन तमाम फैक्शंस को, उन तमाम ग्रुप्स को इक्वल राइट्स देने का नाम है। यह स्टडीज परस्यू करती है कि एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में किसी भी इंडिविजुअल को उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। वो मर्द है, वो औरत है, वो ट्रांसजेंडर है, उसका ताल्लुक किसी भी ओरिएंटेशन से है, उसको प्रॉपर राइट्स उसको मिलने चाहिए। इसी तरह चाहे मर्द हैं, खवातीन हैं, उनको एजुकेशन के सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, डिसीजन मेकिंग में उनका जो कोलैबोरेशन है या जो उनका रोल है वो भी होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें बेटा जेंडर स्टडीज के गिर्द घूमती हैं। तो आइए अब बात करते हैं फेमिनिज्म की। हमने कहा कि ये सोसाइटी में खवातीन खास तौर पर और बिल अमूम तमाम फैक्शन के बराबर हकूक की नुमाइंदगी करते हैं। तो बेटा फेमिनिज्म को हम 2 तरीकों से देखते हैं। एक, जब फेमिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी प्रोपेगेट करती है, और दूसरा इसका एलिमेंट है जब फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट हम इसको लेते हैं। तो जब मूवमेंट लेते हैं तो बेटा इसकी 3 टाइप्स बनती हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव। करंट वेव ऑफ फेमिनिज्म बाज बुक्स में इस थर्ड वेव के साथ ही कंसीडर किया गया है और कुछ बुक्स में इसको सेपरेट इसका टाइटल बनाया गया है। और अगर हम बात करते हैं एज अ आइडियोलॉजी की तो उसकी बेटा लिबरल फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म है, सोशलिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, दलित है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फेमिनिज्म निकलती हैं जब हम इसको एज अ आइडियोलॉजी ले रहे होते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है बेटा? इन दोनों में फर्क यह है कि आइडियोलॉजी का जो पैरामीटर्स है या जो डायमीटर्स है या जो इन्फ्लुएंस्ड एरिया है बेटा वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि मूवमेंट एक खास इलाके में, एक खास रीजन में ही काम कर रही होती है। तो ये बेटा एज एन आइडियोलॉजी और एज अ मूवमेंट की बात हमने की, और इस में जो एज एन आइडियोलॉजी हमने बात की लिबरल फेमिनिज्म, इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है लिबरल फेमिनिज्म, तो लिबरल फेमिनिज्म जो है ये लिबरल फ्रेमवर्क को यूज करता है, लिबरल फ्रेमवर्क को फॉलो करता है। लिबरल फ्रेमवर्क क्या है?
लिबरल फ्रेमवर्क बेटा इंडिविजुअलिज्म की बात करता है। लिबरल फ्रेमवर्क की डिमांड यह है कि हर इंडिविजुअल को, एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी सेट फ्री। और ये इंडिविजुअल की अगर आप डिफाइन करें तो इसमें वो दो चीजें देखते हैं, जिसके पास रीजंस हो, जिसके पास लॉजिक्स हो, उनको ये इंडिविजुअल का नाम देता है। और उन तमाम इंडिविजुअल को आप फ्री कर दें। इन इंडिविजुअल्स में खवातीन इंक्लूडेड नहीं होती। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का यह मानना है कि ना ही उनके पास रीजंस हैं और ना ही उनके पास लॉजिक्स हैं। तो जब लिबरल फेमिनिज्म की बात करें तो लिबरल फेमिनिस्ट्स की यह डिमांड है कि सबसे पहले तो आप खवातीन को इस इंडिविजुअल की कैटेगरी में डालें। क्यों? क्योंकि उनके पास रीजंस भी हैं, उनके पास लॉजिक्स भी हैं। सेकंड है बेटा कि डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। किसी भी इंडिविजुअल को इस बुनियाद पर उसके हकूक से महरूम ना किया जाए कि उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक खास तबके से है। टेक एन एग्जांपल, ये खातून है, इसको जॉब नहीं देनी। ये मर्द है, इसको एजुकेशन का राइट नहीं देना। तो ये बेसिस ऑफ सेक्स की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन है। लिबरल फेमिनिज्म ने कहा इस किस्म की तमाम जो डिस्क्रिमिनेशन है आप उसको खत्म कर दें। नेक्स्ट इस फेमिनिज्म का इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि बेटा दिस इज इगैलिटेरियन फ्रेमवर्क। इगैलिटेरियन से क्या मुराद है कि ये सोसाइटी के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज नहीं करता। इनका यह मानना है कि खवातीन को, दूसरे फैक्शंस को, खास तौर पर खवातीन को आप बराबर राइट्स प्रोवाइड करें। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको वैसे चलने दें, उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस हिसाब से ये रिफॉर्मिस्ट इन नेचर है, ये डिस्ट्रक्टिव इन नेचर नहीं है, ये सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहती है। अब जैसा मैंने स्टार्ट में कहा कि लिबरल फेमिनिज्म लिबरल फ्रेमवर्क को फॉलो करता है, बट इसकी ये फॉलोइंग क्रिटिकल नहीं है। जिन एरियाज में लिबरल फ्रेमवर्क खवातीन के राइट्स को पसे पर्दा करता है या उसको एंश्योर नहीं करता, लिबरल फेमिनिज्म उसको नहीं मानते, उसको फॉलो नहीं करते। इस तरह की एक मिसाल है पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन। हर इंसान की दो लाइफ हैं, एक पब्लिक लाइफ, एक प्राइवेट लाइफ। पब्लिक और प्राइवेट लाइफ की जो डिस्टिंक्शन है इसमें खवातीन के राइट्स कम होते हैं। खवातीन प्राइवेट लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार हैं, उनको डिफरेंट किस्म के अब्यूजमेंट का भी विक्टिम होते हैं वो। तो इस सूरत हाल में जब हम पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन की बात करें तो लिबरल फेमिनिज्म इसको कतई तौर पर फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट है बेटा, जैसे हमने कहा कि इन्होंने एक फेमिनिज्म की एक थ्योरी पेश की, फेमिनिज्म की एक टाइप को एक्सप्लेन किया, तो इन पे कुछ क्रिटिसिज्म भी बेटा आया। क्रिटिसिज्म क्या आया बेटा कि वो ये था कि जब आप बात करते हैं कि खवातीन को इक्वल राइट्स दें तो आप मर्द और खातून को एक बराबर पलड़े में तोड़ रहे हैं। इससे क्या होता है, जो खवातीन की डिस्टिंक्शन क्वालिटीज हैं, जो उसकी डिस्टिंक्शन है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। खातून की या एक वुमेन की जो क्वालिटीज हैं आप उसको पसे पर्दा करके, उससे इग्नोर करके आप मर्द और खवातीन को बराबर रख रहे हैं। नेक्स्ट इज दिस इज अ रिबेलियन इन नेचर। क्रिटिक्स में यह कहा जाता है कि आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस से डेविएट कर रहे हैं जो हमारे फोरफादर्स ने बनाए हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद ने बनाए हैं। जब आप उनसे डेविएट करते हैं तो सोसाइटी में एक फैक्शन आपके खिलाफ खड़ा होता है। तो ये लिबरल फेमिनिज्म इज रिबेलियन इन नेचर। द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमने कहा कि जो लिबरल फेमिनिज्म है ये इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, और अगर एक सोसाइटी में खवातीन के तमाम राइट्स को इंश्योर करना है तो इंडिविजुअल एफर्ट्स डू नॉट वर्क, उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। तो कलेक्टिविज्म किसी न किसी लिहाज से इसमें नजर नहीं आता।
नेक्स्ट है जी, पैट्रियार्की पे कोई फोकस नहीं है। हमने ये बात की कि खवातीन को राइट्स नहीं है, खवातीन के पास एजुकेशन नहीं है, खवातीन डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम्स हैं, पर उसकी वजह पैट्रियार्की है। हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की। और लास्ट क्रिटिसिज्म है कि जो लिबरल फेमिनिज्म है ये डेवलप्ड नेशन की वाइट मिडिल क्लास खवातीन के मसाइल हैं। ये कॉलोनियल एरा में रहने वाली खवातीन के मसाइल नहीं है, या ये एशियन वुमेन के मसाइल नहीं है। एशियन वुमेन के मसाइल यूरोपियन वुमेन के मसाइल से डिफरेंट हैं। तो लिबरल फेमिनिज्म ने सिर्फ टारगेट किया डेवलप्ड नेशन की वाइट मिडिल क्लास फैमिली को, वाइट मिडिल क्लास वुमेन को। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट लिबरल फेमिनिज्म। इंशाल्लाह आई होप आपको ये समझ आया होगा, और मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन हम अपने रेगुलर क्लासेस में करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हर एस्पायरेंट तक ये आपकी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।